हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी 2 घंटे पहले हमारी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए एडुटीरिया ने अपनी नई किताब मार्केट में बस 2 दिन पहले लॉन्च कर दी है। अगर आपने वो बुक नहीं लिया है, आपको नहीं पता है, तो आप जान जाओ कि बुक मार्केट में आ चुकी है। दूसरी बात, अगर आपने वो बुक नहीं लिया है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। अगर नहीं लेना चाहते तो भी डोंट वरी, कोई बात नहीं। हमारे चैनल पर आपको इस प्रैक्टिस सेट से हर रोज एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। हर रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो अपने तैयारी को धुआंधार तरीके से करते रहें। बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की, तो ये है एडुटीरिया बिल्कुल नए वाले बुक, लेटेस्ट बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें कि हम जो ये प्रैक्टिस सेट है इसको अभी लगाएंगे और इसमें 70 प्लस आपको स्कोर करना है, याद रखें। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो देखिए, मेकोंग डेल्टा जो है ना, ये वियतनाम में स्थित है। कहाँ पे? मेकोंग डेल्टा वियतनाम में ये स्थित है। तो ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकोंग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी पश्चिम भाग में मेकोंग डेल्टा का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सा वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। देखिए, तो ये जो दर्शाता है ना, तूफानी मौसम को दर्शाता है। बैरोमीटर, समझिए पहले बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर वो इक्विपमेंट होता है जिससे वायु दाब मापी जाती है। ठीक है, उसका प्रयोग मौसम में होने वाली बदलाव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक समझिए पहले। पाठ्यांक दैट मीन्स उसमें एक स्केल होता है जो ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, यानी रीडर, जो रीडिंग उसकी होती है। ठीक है, तो जब रीडिंग अचानक से नीचे गिरती है तो उसमें मतलब बात ये होता है कि तूफानी मौसम आने वाला है, इसका ये मतलब होता है। राइट, चलिए 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो हरित क्रांति कौन से प्रमुख घटक हैं। देखिए, तो बीजों के बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, ये भी जो है हरित क्रांति घटक है। सतह जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी हरित क्रांति घटक है। रासायनिक उर्वरक, ये तो है ही है। ठीक है, हरित क्रांति के प्रमुख घटक। और साख भंडारण, विपणन और वितरण, ये 1 2 3 4 चारों के चारों है। हमारा ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 में बोला जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। देखिए, तो भारत में जो है ना, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो 77,482 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 किलोमीटर का एरिया है। छत्तीसगढ़ में 55,611 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ओडिशा में 51,619 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई से घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ गोदावरी नदी हमारी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले गोदावरी 1 नंबर में आ जाएगा। इसका जो लंबाई हो जाता है कितना, 1465। ठीक है, याद रखिए 1465। कृष्णा नदी फिर आ जाती है। ठीक है, कृष्णा कितनी है, तो ये 1402 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है नर्मदा नदी, ये कितनी है, ये 1312 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कावेरी नदी, कितनी है, ये 800 किलोमीटर है। याद रखें। ठीक है, तो हमारा जो सही कूट बैठता है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है दीफू दर्रा मिजोरम, ये रॉन्ग है। यहाँ पे दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है, ना कि मिजोरम में। ठीक है, और ये दर्रा जो है ना 45 यानी कि 4090 ठीक है मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ये दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की बिल्कुल सीमा के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। देखिए, तो इसमें जो गाय की नस्ल नहीं है वो है सुरती। ठीक है, तो सुरती जो है ना, ये भैंस की नस्ल है, गाय की नस्ल नहीं है, याद रखें आप लोग। 8 देखते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कामेंग जल विद्युत परियोजना ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ये स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो कामेंग जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्टैब्लिश है। ठीक है, और ये जो है ना 600 मेगावाट जल विद्युत ये प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है।
9 देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था देखिए, ये मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है ये 1818 की बात हो रही है, मुंबई में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 10 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? देखिए, तो ये जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य है ना, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 90%, जान ले। ठीक है, उसके बाद बिहार की 88.7%। ठीक, बात करें असम की तो ये है 85.9%। ठीक, और अगर बात करें उड़ीसा की तो ये है 83.3%। ये हमारा एक्यूरेट और एग्जैक्ट डाटा बैठता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखिए। उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये जो पाई जाती है ना, ये पाई जाती है इराक में, याद रखें। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का सूत्र आहूत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति सदन का सत्रवासन कर सकता है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। इसमें से कौन सा करेक्ट हमारा हो जाएगा? तो यहाँ जो हमारा सही हो जाएगा ना, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट सही है हमारा, और थर्ड भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति सदन का सत्रवासन कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गणपूर्ति ना होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का भी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जो है ना हमारा स्टेटमेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सही कौन सा बैठता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से सही क्या नहीं है, ये तीनों के तीनों सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, यही सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है? विधान परिषद धन विधेयकों के अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो ये जो रोक सकती है ना, देखिए 14 डेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है, यानी संविधान में ऐसा लिखा गया है, इससे ज़्यादा टाइम तक ये रोक ही नहीं सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत ये रोकते हैं? तो आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में देखिए 3 माह के लिए एवं दूसरी बार में 1 माह के लिए, टोटल मिला के हो गए 4 माह, याद रखें। ठीक है, साधारण विधेयक की बात हो रही है 4 महीना, पैसा वाला 14 दिन, याद रखना है। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। 14 क्या है? थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, चलिए यस 14 आ गई। 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो राज्यपाल को भैया ये जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। संघ या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है, ये याद रखें। भले ये नियुक्त करेंगे लेकिन हटा नहीं सकते हैं। उसके विपरीत प्रेसिडेंट के साथ होता है, वो नियुक्त भी करेंगे और हटाएंगे भी वहीं, याद रखें। 15 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 15 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है ना आर्टिकल 38 में ये वर्णित है, याद रखें। राज्य के नीति तत्वों में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान आर्टिकल 38 में कहा गया है, दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित या न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्या? नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने की बात कही गई है। तो 38 हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 38 में कहा गया है। देखेंगे 16 नंबर क्या बोल रहा है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है कौन? तो ये करते हैं देखिए निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है,
निर्वाचन आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति, और ऐसा अनुच्छेद 102(2) के आधार पर किया जाता है। याद रखें, अगर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर ऐसा करता है तो वो किस आर्टिकल के तहत उनको ये पावर दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 102 ब्रैकेट में 2, याद रखें। नेक्स्ट 17 नंबर देखेंगे हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ से लिया गया है। देखिए उनका जो विस्तार है ना वो इनमें से सभी, ठीक है, याद रखें, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सारे के सारे रिलेट करते हैं हम, ठीक है। भारतीय संविधान प्रस्तावना का अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, ठीक है। इसके आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, निहित है, शामिल है, राइट। 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 18 में क्या बोला जा रहा है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। कहां तक, तो ये जो होता है ना, राज्य सूची के लिए विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, ठीक है। करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 19 क्या बोल रहा है, देखिए 19 में बोला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कथन ए, बी और सी, ये जो है तीनों, देखिए ये तीनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको छोड़ के देखिए, इसने 1919 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। किसने, भारत सरकार ने। भारत सरकार मतलब तब जो अंग्रेज शासन करते थे वो भारत सरकार के नाम से शासन करते थे। इसने मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, डी खाली गलत है, ठीक है। 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया। देखिए तो इसमें जो है ना 3 विधि या प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। पहला कौन था, संसद में समान बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के हिसाब से अपनाया गया। दूसरा जो है, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है, ये आर्टिकल 368 के हिसाब से अपनाया गया। और थर्ड जो है, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका, ये आर्टिकल 368 के तहत ये अपनाया गया। संविधान में संशोधन हेतु 3 जो विधायी प्रणालियों को ये अपनाया गया, 3, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 21 नंबर क्या बोला जा रहा है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपतियों का नाम, उनका कार्यकाल कितने टाइम तक कौन किसके बाद आया है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। देखिए तो इसका जो 21 का जो करेक्ट हमारा जो हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा बी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम जो है, देखिए तो सबसे पहले वी गिरी आए, इनका जो टर्म था वो 1969 से 1974 था। फिर नीलम संजीव रेड्डी आए, इनका टर्म 1977 से 1982 था। फिर ज्ञानी जैल सिंह आए, इनका टर्म 1982 से 1987 था। और आर वेंकट रमन इनके बाद आए, इनका 1987 से 1992 था। याद रखें तो हमारा जो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। वी गिरी आए, फिर नीलम संजीव रेड्डी आए, फिर ज्ञानी जैल सिंह आए, फिर आर वेंकट रमन आए, ठीक है। याद रखें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं क्या बोल रहा है। 22 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम जो एज रिस्ट्रिक्शन, आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो जो है ना, देखिए कोई भी सीमा इसमें निर्धारित नहीं की है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो है ना, वो देखिए 65 ईयर्स है। कब, 65 वर्ष। याद रखें 65 वर्ष इनकी आयु सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो है, ये आर्टिकल 124 में साफ साफ बताया गया है, निर्धारित की है, जिसके अनुसार अगर योग्यता इनका क्या क्या इनको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। देखिए तो पहला जो है, भारत के नागरिक होने चाहिए, मोस्ट कंपलसरी है। दूसरा 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। थर्ड जो है, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेता हो, यानी कि लॉ यानी कानून का अच्छा जानकार हो, अच्छा जानने वाला हो, तभी, ठीक है। 23 देखते हैं। निम्नलिखित में विटामिन है, क्या है विटामिन। तो देखिए विटामिन जो है ना, वो है राइबोफ्लोविन है, ठीक है, इन सब में। तो राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2,
ये है राइबोफ्लोमीन, इसका रासायनिक नाम है। केरोटीन का प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन के लिए होता है और एड्रोनिल हार्मोन के लिए होता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 24, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें किसका अभाव होता है। देखिए इसमें जो अभाव होता है ना वो आयरन तथा विटामिन सी का होता है, याद रखें, ठीक है। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका संश्लेषण जो है देखिए विटामिन का संश्लेषण विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायता भी करता है, याद रखें। 26 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे। तो ये जो ग्रंथियां संबंधित है वो ताप नियमन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं। मूत्र का असामान्य घटक क्या है। तो मूत्र का जो असामान्य घटक है वो एल्ब्यूमिन है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है भाई, ये कार्य करता है ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही बैठता है। अब देखेंगे हम लोग 29 क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, जिगर तक ऑक्सीजन रुधिर लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए यकृत धमनी, ये वैसी रुधिर वाहिका है जो जिगर तक ऑक्सीजन रुधिर लेके जाती है, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे हम। 30 में क्या बोल रहा है। देखिए एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए तो ये जो नियंत्रित होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशयों की ग्रेफियन यानी पुटिकाएं से निकलती हैं। ये एस्ट्रॉयड यानी मादा हार्मोन्स, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के FSH और LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। 31 देखेंगे हम क्या बोल रहा है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैट्रोफा के बीज से जैट्रोफा ऑयल निकलता है जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल यानी जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। 32 देखते हैं। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। गेहूं का धब्बा रोग ये किसके कारण से होता है। तो ये जो होता है ऑस्ट्रीलैगोटिटिसी इसके वजह से होता है, ऑस्ट्रीलैगोटिटिसी के वजह से, ठीक है। तो गेहूं के धब्बा के वजह से जो है ना, गेहूं पे जो धब्बे लगते हैं ये ऑस्ट्रीलैगोटिटिसी ये जो है रोगाणु होते हैं, इनके वजह से उस पर होता है। 33 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये जो है देखिए ये गुरुत्वीय और नाभिकीय ये दोनों ही पोजीशन में गुरुत्व बल ये जो है आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। 34 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो इनमें जो एक परमाणु वाली जो गैस है ये है देखिए नियॉन, ठीक है। याद रखें सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणु वाली गैस होती हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है ये द्विपरमाणु गैसों के अंतर्गत ये आते हैं। 35 देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या होती है कितनी, ठीक है। पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, केवल की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ जो है देखिए हमारा जो है OF2 में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या समानता -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीजन संख्या +2 हो जाती है, याद रखें आप लोग। 36 देखेंगे हम। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो ये जो है ना देखिए कैडमियम ऐसी है देखिए जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, राइट। चलिए 37 हम देखेंगे। 37 में क्या बोला जा रहा है। देखिए 37 है पायस एक कोलाइडी होता है किसका। तो पायस जो कोलाइडी होता है वो द्रव में द्रवों का कोलाइडी होता है, ठीक है, याद रखें। 38 देखेंगे हम क्या बोल रहा है। 38 में है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रत्येक रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों में जो है ना निश्चित रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो H2SO4 का किया जाता है, ठीक है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रत्येक रूप से बिल्कुल रूप से H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी अधिक से अधिक किया जाता है। H2SO ये तो रासायनिक नाम है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है भाई, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो ये जो है देखिए गामा उत्सर्जन, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। 40 हम देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। हमारा ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 41 देखते हैं, क्या बोल रहा है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषण और खराब विकिरणता, ठीक है, ये है, निम्न में से ये है, ऊष्मा की खराब अवशोषण और खराब विकिरणता, पृथ्वी निम्नलिखित में से ये है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस जो है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं हम क्या? आवर्धक लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो बनता है ना, देखिए कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है, इसका आप ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोला जा रहा है 44 में बोला जा रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो सिद्धांत पर काम करता है वो क्या होता है? वो होता है गुरुत्वीय बल, ठीक है। जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमता है तथा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण स्याही बॉल से बाहर होती हुई कागज पर आ जाती है। नेक्स्ट 45 देखते हैं, क्या है? तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित की बात हो रही है, यानी बिजली, ठीक है। तो ये जो उत्पन्न होता है विद्युत विसर्जन की वजह से, ठीक है। तो तड़ित यानी विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित चालक का प्रयोग भवनों के सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लेजर, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था देखिए TH मेमन ने किया था, याद रखें, ठीक है। 47 देखेंगे, क्या बोल रहा है 47 में? देखिए तापमान घटाने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटाने के साथ साथ जो धातु पे है ना, क्या होगा? ये घट जाता है, धातु पे जो प्रतिरोध है ये घटता है, ठीक है। 48 देखते हैं, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो भारत में जो है ना सहकारी बैंकों का जो गठन है वो 3 स्तर पे, 3 स्टेजेस पे किया गया है। पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक ऋण समिति, याद रखें। 49 देखते हैं, क्या बोल रहा है 49 में? निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो मुद्रा में जो है ना M3 को व्यापक मुद्रा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोल रहा है? स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है ना, देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, याद रखें इसको। 51 हम देखेंगे, क्या बोला जा रहा है? केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो इसका जो क्रय विक्रय करता है देखिए RBI करता है, ठीक है। याद रखें ट्रेजरी बिल तथा सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI करता है। RBI की स्थापना की बात अगर हम करें तो 1935 में ये हुई थी, आप सभी को पता होगा। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास हैं, ठीक। चलिए 52 देखते हैं, आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो ये जो संबंध है ना ये दर्शाता है लॉरेंज वक्र, ठीक। 53 देखते हैं, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का जो मुख्यालय है वो देखिए स्विट्जरलैंड में ये स्थित है, ठीक है। रेड डाटा बुक यानी IUCN के द्वारा ही ये प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विभिन्न जातियों जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट आ जाए, मतलब जो बिल्कुल विलुप्त होने वाले हों, खत्म होने वाले हों, एकदम शून्य होने जा रहे हो, उनके लिए ये IUCN जो है ये एक संस्था है जो कि रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। 54 देखते हैं, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? देखिए इससे रिलेटेड हमारा वीडियो भी हमने दिया, रामसर साइट्स और भारत ने कब हस्ताक्षर किया, भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, लेटेस्ट रामसर साइट कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सारा डिटेल वीडियो है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप जरूर से जरूर वो रामसर साइट वाली वीडियो देखें, आपके सारे एग्जाम्स में वो काम आएगी। तो हमारा जो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 में, ठीक है। तो रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसकी स्थापना देखिए 1971 में हुई थी, ठीक है। मैंने सब कुछ वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। 1971 में हुआ था, भारत में इस पर 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था,
ठीक है। और भारत के 42 रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र को 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आप डिटेल में जाकर वीडियो देखें कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, सारा डिटेल दिया गया है, वीडियो जरूर देखें, मिस ना करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। 55 देखते हैं हम, क्या बोला जा रहा है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जल संसाधन दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा 56। क्या बोला जा रहा है, देखिए 56 में बोला जा रहा है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, ये है कहाँ पे, तो ये जो है ना देखिए कोलकाता में, ये कहाँ है, कोलकाता में। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है। तो इसमें जो है देखिए तारापुर कर्नाटक, कैगा उत्तर प्रदेश, तो सही मिलान हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले तो तारापुर जो है ये हमारा है रिलेटेड महाराष्ट्र से। ठीक है, कैगा जो है ये रिलेटेड है हमारा कर्नाटक से। ठीक है, कैगा कर्नाटक मिल रहा है ना, बिल्कुल। देखिए कुंडलकुलम जो है ये रिलेटेड है तमिलनाडु से, और नरोरा जो है, नरोड़ा ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, याद रखें। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट जो इसका कूट बैठेगा वो ऑप्शन नंबर सी बैठेगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 58 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 58 में बोला जा रहा है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ना सरोजनी नायडू है। कौन है, सरोजनी नायडू। 59 देखें जरा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारूप जो है ना अबुल कलाम आजाद द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था, याद रखें। 60 देखते हैं, 60 क्या है, जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो जिले इलाही की जो उपाधि है वो बलबन के द्वारा धारण की गई थी, याद रखें। ठीक है, बलबन का शासनकाल का बात करें तो 1266 से 1287 तक इसका शासनकाल रहा है बलबन का। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, और ईरानी त्योहार नवरोज भी इसने ही प्रारंभ किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक नवरोज का त्योहार मनाता था, तो वो बलबन ही मनाता था, याद रखें। 61 देखते हैं, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर थे वो थे संभवनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ। 62 देखते हैं। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये जो है ना देखिए रिपन, लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा। एल्बर्ट बिल विवाद जो है देखिए 1883 से 84 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ये समाप्त होने के पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को, उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही। रिपन का कार्यकाल जो है 1880 से 84 तक ही था, तथा इसके स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एल्बर्ट बिल के कारण से इसको त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट 63 देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो ये जो कथन है देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का कहनाम था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले ये कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि तथा रचनाकार थे। इन्होंने ही वंदे मातरम की रचना की है, याद रखें। 64 देखते हैं, पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पालखेड़ा का जो युद्ध है ना बाजीराव फर्स्ट और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। देखिए पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, अगर हम बात करें तो पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था ये 1728 में हुआ था। ठीक है, बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 65 क्या बोल रहा है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है। तो शाही दरवेश अगर बात करें तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, शाही दरवेश औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 66 क्या बोला जा रहा है, देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया है। तो ये जो है ना 41वें जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1926 में, कब हुआ था 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इसी अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कंपलसरी कर दिया गया था। 67 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो ये जो है देखिए महदड़ा,
ठीक है। महदाहा का जो अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बलिया में, सतारा में, तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, लेकिन महदाहा में नहीं हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 68 देखते हैं क्या बोल रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें 6 वर्ष की कैद की भी सजा सुनाई गई थी। 69 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिलता है? यानी जोड़ा में दफनाया हुआ, जोड़ा में शवदाह जो है, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये जो मिलता है ना, कालीबंगा से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा तथा लोथल में जो है ना, एक या 3 युगल शवदाह के उदाहरण मिलते हैं। एक से अधिक लोगों को दफनाने का सिंपल से बात करें तो इसका सबूत मिलता है कालीबंगल तथा लोथल से। 70 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। 70 जूम आउट कर दूं थोड़ा सा, थोड़ा और आ गया फिक्स। चलो, निम्नलिखित में से प्रश्नों का सही मिलान करें। कौन सा प्रश्न इसमें सही है, इसका मिलान करना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही कूट जो बैठेगा, देखिए ये हमारा सबसे पहले देखिए हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा जो है ना, ये हड़प्पा 1921 में इसका जो है सो खोज हुआ था। ठीक है। खोजकर्ता कौन था? दयाराम सहनी। चनहुदरो की बात करें तो ये 1931 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन था? एजी मजुमदार। रंगपुर की बात करें तो 1953-54 में इसका खोज हुआ था। खोजकर्ता आर राव थे। और लोथल की बात करें तो ये इसका खोज हुआ था 1957 में। खोजकर्ता इनके भी आर राव ही थे। ठीक है। 71 देखेंगे। 71 में क्या बोल रहा है? देखिए 71 में बोल रहा है किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4.5 भाग से 21 कम, यानी 4/5 भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे कुछ अब मैथ्स के भी क्वेश्चन दिए गए इसमें, जैसा एक्चुअल एग्जाम में रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लें और जरूर खुद से सॉल्व करें। ठीक है। करेक्ट हो जाएगा। देखिए 140 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 72 देखते हैं। 72 में क्या बोला जा रहा है? एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 दिनों तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 73। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 घंटे पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो सामान्य चाल से अगर ये चलेगा तो देखिए ये पहुंचेगा कब? ये पहुंचेगा 2 घंटे में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 74। यदि P + Q + R = 1 तथा PQ + QR + PR = 1/3 तो P/Q/R का मान क्या होएगा? तो यहाँ पे जो होगा देखिए 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है। 75 देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो वह धनराशि देखिए वो हो जाएगी 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 76 देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को हर साल। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का अगर थीम पूछा जाए तो क्या था? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ठीक है। याद रखें 2020 का थीम कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। 77 देखेंगे हम लोग। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का जो स्थान रहा वो था 74वां, 74th। याद रखें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत का जो है 74वां पोजीशन था। और इस सूचकांक में फर्स्ट अगर पूछा जाए तो स्वीडन रहा था। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 78। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है परेश रावल। ठीक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD के नए अध्यक्ष परेश रावल बने हैं तथा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष शेखर कपूर बने हैं। याद रखें इसको। 79 देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए 79 बोल रहा है हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है मोख्तर ओअने। ठीक है। तो माली के यानी माली एक अफ्रीकी देश है। ठीक है। जहां नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओअने बने हैं। माली की राजधानी की बात पूछी जाए तो माली की राजधानी बमाओ है। याद रखें। 80 देखते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है?
तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग के पुस्तक जो लेखक हैं वो है शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए और एक और बात मैं बता दूं, अगर शशि थरूर के रिगार्डिंग में बहुत सी बुक पूछी जाती है, लेकिन कुछ कुछ जो फेमस 2-3 बुक पूछी जाती हैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए, तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर तो हैं, और शशि थरूर के कुछ प्रमुख बुक्स जो हैं, एक दो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहला है वाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर ने लिखा है। दूसरा है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी शशि थरूर ने लिखा है। तीसरा है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये भी शशि थरूर ने ही लिखा है। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ध्यान में जरूर रखें आप। 81 निम्न में से किसका मिलान सही है? तो देखिए इसमें जो मिलान सही है ना, असम, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल, ये मिलान सही है। बाकी जो है ना गड़बड़ है सारे मिलान। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ गंगा प्रसाद नहीं है, बीडी मिश्रा है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल आचार्य देवव्रत नहीं है, यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है। गुजरात की बात करें तो यहाँ कल्याण सिंह नहीं है, आचार्य देवव्रत है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ असम का ही मिलान यहाँ पे सही था, बाकी सारा गड़बड़ है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 81 में देखते हैं, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए ये जो मनाया गया ना, ये विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, और ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है, हमेशा याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 83 में क्या बोला जा रहा है? अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है, भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया, और जापान की राजधानी बात की जाए तो वो है टोक्यो, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बात करेंगे 84, महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हार्ट अटैक यानी हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? ठीक है, तो वो जो है ना खिलाड़ी थे कहाँ के? तो वो थे अर्जेंटीना के खिलाड़ी, याद रखें। ठीक है, 85 देखते हैं क्या बोल रहा है। सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन कौन है? तो इसमें जो है ना देखिए भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है, याद रखें। ये कहाँ अगर हुआ था पूछा जाए तो अंडमान सागर में संपन्न ये हुआ था। 86 क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना निम्न में से किस राज्य के प्रमुख योजना है? तो ये जो है ना देखिए गुजरात का प्रमुख योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 87 क्या पूछ रहा है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये जो जारी किया है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। 88 क्या बोल रहा है? कोविड-19 से निपटने के लिए कौन से ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई? तो देखिए इसमें जो है ना भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किया ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया ये अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। 89 देखते हैं क्या है? रोजर पेनरोसो के किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इनको जो प्रदान किया गया वो देखिए फिजिक्स में, भौतिकी में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आई चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? देखिए तो जो निवार का नामकरण है ना वो ईरान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92, देखिए क्या बोल रहा है 92। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रखा है, माफ़ करें, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ही है, तो मेरी भी कोई गलती नहीं है, तो आप समझें बस बात को। 90 देख लेते हैं। भारत में जीआई टैग प्रदान करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? तो भारत में जो जीआई टैग प्रदान करने वाली वस्तु में जो है ना वो है जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सही सुमेलित है। तेजपुर लीची की बात करें तो ये जो है कहाँ है? ये असम में है, बिहार नहीं। तेजपुर लीची की बात हो रही है। ठीक है, ये असम का फेमस है। पलानी पंचमृथन मिष्ठान यानी मिठाई, ये कहाँ से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये जो रिलेटेड है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, केरल से नहीं। ठीक है, इरोड हल्दी की बात करें तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से नहीं। तो हमारा सी जो है जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है सिर्फ। ठीक है, 92 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है देखिए मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य में क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण द्वारा वर्ष के अंतराल में प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट जो है ये 1987 में पब्लिश किया गया था, इसको याद रखें आप लोग। ठीक है, 93 देखते हैं। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईपीएल 2020 का आयोजन जो है ना संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 94
100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये जो बना है, देखिए ये बना है लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित, यहाँ समझे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना है। केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और 2016 में सिक्किम जो है सबसे पहला स्टेट बना था 100% जैविक बनने वाला। ठीक है, 95 बढ़ते हैं 95 की ओर। देश की पहली सी प्लेन सेवा, ठीक है, सी प्लेन सेवा यानी कि समुद्र में उड़ने वाला प्लेन, इसका शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये जो है शुरुआत किया गया है गुजरात में। ठीक है, याद रखें। 96 देखते हैं, 96 क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है रुद्रम। ठीक है, भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। 97 देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम यानी फर्स्ट पोजीशन किसका है? तो फर्स्ट पोजीशन जो है ना एंजेलिना मार्केल का है। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में। ठीक है, 2020 में 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2020 में श्रीलंका में हुआ था, जबकि चौथा जो सम्मेलन है काठमांडू नेपाल में आयोजन किया गया था। बिम्स्टेक में देखिए, बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, और इसका सचिवालय जो है ढाका बांग्लादेश में इसका स्थापित किया गया। 99 देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी जो कुल संख्या है वो 26 है। हाल ही में हुए बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जो अभी हाल में ही संपन्न हुआ है, इसमें जीते हुए महिला विधायकों की जो टोटल नंबर पूछा जाए तो 26 है। याद रखें। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है वो सतलज नदी में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है और यह प्रतिवर्ष 7,758.20 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा द एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि 2021 बिहार दरोगा के लिए लेटेस्ट बुक अभी मार्केट में एडुटीरिया ने अभी अपनी लॉन्च की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है और जो 70+ का जो कट ऑफ मार्क्स हमने रखा है वो आप जल्द से जल्द आप उसको ज़रूर पूरा किए होंगे। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर में कमेंट करें, और बाकी आगे की जो सेट देखना है अगर आपको तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।